नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप जानेंगे एक व्यक्ति को जानने, समझने और परखने के कितने पहलू होते हैं। उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते करते हम आज बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु ओशो की। और ओशो को मैंने इतनी सरलता से कह तो दिया आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन असलियत में वो क्या थे ये सब आप जानेंगे। लेकिन उनको जानने के पहले एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ओशो के बारे में एक खबर, एक कहानी चलती है कि उन्होंने लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक किताबें पढ़ी थीं। बहुत छोटा उन्हें जीवन मिला था, 58 साल की अवस्था में दुनिया से चले गए। एक व्यक्ति ने इतनी ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, आखिर उसके जीवन में क्या रहा होगा, फिर उनके विचार किस प्रकार से परिवर्तित हुए। और एक लाइन में कहूँ तो सीधी सी बात है कि ओशो को आपने जिन रूपों में जाना है, उनसे अगर अलग जानना है तो आप आइए मेरे साथ और आप आज वो यात्रा कीजिए कि ओशो को जानने के लिए, संपूर्ण ओशो को जानने के लिए आपको ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वो डॉक्यूमेंट्री ओशो के बाद में बनी और उसमें ओशो का संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके ही भाषणों पर नहीं, उनके ही प्रवचनों के द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों के द्वारा उसमें सच्चाई बताई गई है जिन्होंने लोगों के साक्षात्कार लिए, लोगों से बात की, लोगों से मिले और अर्श से लेकर फर्श तक जाने की कहानी इस डॉक्यूमेंट्री में उपलब्ध है। इस डॉक्यूमेंट्री को मैं बहुत ही थोड़े समय में आपके सामने इस प्रकार से रखना चाहता हूँ कि आप लोग इसको सुनने के बाद में समझ जाएं कि ओशो का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा था। हालांकि जल्दबाजी होगी ओशो जैसे महान व्यक्ति को किसी एक डॉक्यूमेंट्री में, किसी एक वीडियो में, किसी एक पुस्तक में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा प्रयास है। आपका साथ रहा तो ये आप प्रयास मेरा सार्थक होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो बात शुरू होती है कि ये नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपनी। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ओशो जी का पूरा जीवन कैसा रहा, कैसे प्रभावित हुआ और कैसे वो हुआ। अब इसमें ओशो का एक प्रमुख कथन था। कथन ये था कि आध्यात्मिकता का कोई एक तरीका नहीं है, केवल एक मुक्त जीवन जीने का तरीका है। अब ये इनका कथन कैसे साकार हुआ, इन्होंने इस कथन को कैसे जिया, कैसे निभाया, ये सब जानने के लिए आप इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मेरी बात सुनेंगे, फिर आपको पता लगेगा। फिर यहीं से शुरुआत होती है कि उन्होंने रजनीशपुरम की स्थापना की। रजनीशपुरम की स्थापना 1981 में शुरू होती है और ये अमेरिका के ओरेगन सिटी में एक सुनसान रेगिस्तान जगह है। वहाँ पर 64,000 एकड़ ज़मीन खरीदी गई और वहाँ रजनीशपुरम नाम से एक नगर बसाया गया। उनका सपना था एक ऐसा शहर हो जहाँ के लोग बिना किसी सामाजिक या धार्मिक बंधन के अपना जीवन जी सकें। तो ओशो के जो प्रवचनों का असर था, उनके अंदर जो क्रांति थी, उसको वो साकार रूप देना चाहते थे। ओशो में अन्य धर्मगुरुओं में केवल इतना ही अंतर था कि सारे लोग सिर्फ बात करके वह छोड़ देते थे। समस्याएं तो कई लोगों ने गिनाई, लेकिन समाधान तक कोई नहीं पहुंचा। तो ओशो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों विश्वास करते थे। जब उनकी सारी थ्योरी पूरी हो चुकी थी, फिर वो प्रैक्टिकल में उतरते हैं और रजनीशपुरम की स्थापना करते हैं, जो कि उनका जीवन का सबसे बड़ा सपना था। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि वो चाहते थे कि ऐसा शहर बने जहाँ लोग बिना किसी सामाजिक या धार्मिक बंधन के अपना जीवन जी सकें। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल किया अपना जाकर के। फिर इसमें होता क्या क्या था, इस नगर में खेती, व्यवसाय, शिक्षा, अध्यात्म, यानी सब कुछ इसमें था। और ये नगर पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण था और ये सब वहाँ घटित होता था। ओशो सिर्फ कहते नहीं थे, उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी कि मेरे समाज के लोग ऐसा जीवन जिए। इसके लिए इन्होंने सबसे अच्छा रास्ता निकाला था कि एक नगर बनाया जाए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इस शहर की बढ़ती समृद्धि और उसके राजनीतिक उद्देश्य न केवल ओरेगन के स्थानीय लोगों को चौंका दिया,
बल्कि अमेरिकी सरकार भी इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मजबूर हुई। कहाँ तो इसका कितना बड़ा उद्देश्य था। फिर आखिर क्या हुआ? जहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए थी, जहाँ पर समानता होनी जानी चाहिए थी, जहाँ पर बंधन रहित समाज होना चाहिए था, वहाँ पर आखिर सरकार को गतिविधियाँ पर नज़र रखनी क्यों पड़ी? इसकी जानकारी अब आपको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देंगे। होता क्या है कि इस सबसे पहले होता है स्थानीय लोगों से टकराव। क्यों हुआ टकराव? तो रजनीशपुरम के बढ़ते प्रभाव से क्या हुआ, एक गंभीर टकराव पैदा हुआ। जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, लोग इन अनुयायियों को अपनी पारंपरिक और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए खतरे के रूप में देखने लगे थे, क्योंकि ये लोग दूसरे थे। रजनीशपुरम में रहने वाले सब वही लोग थे, वो वैसा जीवन जीते थे जैसे जीवन की कल्पना रजनीश ओशो ने की थी, या ओशो का जैसा निर्देश था वे वैसा जीवन जी रहे थे। रंगीन कपड़े, अलग जीवन शैली, समाज के प्रति उनका अजनबी दृष्टिकोण, इसलिए वहाँ के इन गतिविधियों के कारण वहाँ के लोग इनसे घबराने लगे थे, और ये घबराहट फिर बाद में टकराव की स्थिति में पहुँच गई। ये टकराव जल्द ही खतरनाक मोड़ पर भी पहुँच गया। इससे बड़ा संकट पैदा हुआ, और कहा यह जाता है कि जब ओशो के अनुयायियों ने राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास किया, और वो कहाँ के थे लोग, ओशो के पास जो लोग थे वो किसी एक गांव, एक शहर, एक नगर या एक देश के नहीं थे, वो बहुत जगह के लोग थे, विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग थे। लेकिन जब वो वहाँ बसे तो एक परिवार की तरह, लेकिन वो परिवार जिसमें कोई बंधन न हो, जिसमें कोई सीमा न हो, जिसमें कोई नियम और कानून न हो। सिर्फ एक ही नियम और कानून था कि यहाँ प्रेम होगा, यहाँ स्वतंत्रता होगी, यहाँ जीवन जीने की मुक्ति का अनुभव होगा। लेकिन जब टकराव होने लगा, उस टकराव की असली वजह क्या थी? आखिर क्या हुआ? एक नया शहर, एक अलग शहर, नए निवासी, क्या मतलब था उस टकराव होने का? तो उसकी दूसरी कड़ी आती है कि माँ आनंदशीला की भूमिका। थोड़ा सा बैक ले जाएंगे हम आपको, जरूरी है। ओशो को आप जानते हैं तो आप माँ शीला को भी जानते होंगे। इनके बारे में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं। सबसे असली बात ये थी, ये ओशो की अनुयायी थी, और रजनीशपुरम की सारी गतिविधियाँ इन्हीं के आदेशों से, इन्हीं के नियमों से संचालित होती थी। फिर यहीं से गड़बड़ हो जाता है। इनका जो एक वहाँ भाषण होता है, वही इनका भाषण, वही इनकी गतिविधियाँ, उस विचारधारा जो ओशो की विचारधारा थी, तो अब वो शीला की विचारधारा बन गई, और ओशो से कुछ अलग हट कर के शीला ने करना चाहा। यही एक जो थी टकराव की मुख्य वजह थी। उसमें भी ऐसा टकराव नहीं था। एक तरफ वो ओशो के विचारों को फैलाने का काम कर रही थी, दूसरी ओर वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हर संभव कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अर्थात सबसे पहले उद्देश्य एक था कि बंधन मुक्त जीवन हो, लेकिन यहाँ पर एक और उद्देश्य आ गया। शीला की विचार में, शीला की भावना में एक और विषय आ गया, अर्थात वो अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पायदान पर खड़ी हो गई। वो अपना प्रभाव जो है दिखाने लगी। उनकी कार्यशैली बड़ा आक्रामक हुआ करती थी। शक्ति की उनकी प्यास लग रहा है कि उनके अंदर जागने लगी, सत्ता की भूख उनके अंदर जागने लगी। बस वहीं से टकराव शुरू होता है। और वो उन्होंने एक भाषण दिया था, वो भाषण बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ कि मैं ओशो की रानी हूँ, मेरा धर्म है वो रजनीश है। लेकिन उसकी ये शक्ति पिपास्या और राजनीति में उनकी घुसपैठ ने आखिर रजनीशपुरम के अस्तित्व को बहुत ही जटिल बना दिया, और अंत में क्या होता है वो आप खुद ही सुनेंगे। अब यहाँ पर सत्ता का संघर्ष कैसे शुरू होता है? इन्होंने वहाँ के चुनाव में राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए स्थानीय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, संपत्ति वहाँ पर खरीदी, यहाँ तक कि कहा तो ये जाता है, इस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर आप समझेंगे, कि ओरेगन की गवर्नर तक को धमकी दी। अब ये जब सब होता है, एक बाहर का व्यक्ति, एक नया शहर, एक धर्म के नाम का बसा हुआ शहर, जहाँ सब ऐसा होता है, फिर तो गड़बड़ जरूर हो जाएगा। और फिर
ये सब छोटी बातें थीं। एक बैक्टीरिया का जो है इन्होंने जो है एक बैक्टीरिया वहाँ पर जो फैला था, तो उसका आरोप लगा था कि वो सब शीला की देन थी। अर्थात वहाँ जो महामारी फैली, वहाँ एक बीमारी का प्रकोप बढ़ा था, 750 लोग उससे संक्रमित हुए थे। तो सारे के सारे वो आरोप शीला पर आए थे और आसपास के लोग, सारे लोग परेशान होने लगे। और उसी के आधार पर क्या होता है कि स्थानीय लोग जब परेशान हुए तो सरकार ने क्या किया है, उन लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करा दी। अब एक जैविक जो आतंकवाद था, उसका कहीं किसी के पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शीला और उनके सहयोगियों ने ये एक खतरनाक कदम उठाया था। इस हमले का उद्देश्य था चुनावी प्रक्रिया को निरुद्ध करना, उस प्रक्रिया को प्रभावित करना। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। सीधे तौर पे कहा जाए तो रजनीशपुरम की उल्टी गिनती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैविक आतंकवाद, जैविक हमला बहुत बड़ी एक साजिश है और इसको कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब 1984 में ही जब ये घटना घटती है, उसके बाद से एक-एक करके वहाँ बहुत बड़ा एक झटका लगा वहाँ के लोगों को कि ऐसी साजिश हो सकती है। तो आखिर रजनीशपुरम का भविष्य अपने आप जो है अनिश्चितता में बना रहा। अब ओशो का बयान आता है इसके बाद में, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में सरकार से टकराव, गवर्नर को धमकी, लोगों को बीमारी, ये सब होने के बाद में ओशो का एक बयान आता है। वहाँ पर ओशो जो है जानते हैं इस बात को कि जैसे ही शीला और उसके करीबी सहयोगी फरार हो गए, तब ओशो ने अपने अनुयायियों से कहा कि मैं शीला से पूरी तरह से अलग है, उनके कार्यों से मैं सहमत नहीं हूँ और मैं पूरी तरह से अब अलग हूँ। लेकिन उनकी अपील जो थी वो उनके अनुयायियों को बचा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सरकार मान चुकी थी कि आपके ही नगर से, आपके ही रजनीशपुरम से इतनी बड़ी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, आप ही इसके सर्वे सर्वा हैं। तो आखिर शीला के भागने से और कुछ लोगों के चले जाने से सरकार की नज़र में वह अपराध कम नहीं हुआ, वह अपराध क्षमा योग्य नहीं हुआ और अंत में यही होता है कि ओशो को गिरफ्तार कर दिया जाता है। अब ये जब गिरफ्तार होते हैं, फिर इनको अमेरिका से निष्कासित कर दिया जाता है। यहीं से जो है वो सपना पूरी तरह से टूट जाता है कि आखिर रजनीशपुरम अब वीरान होकर ही रहेगा। अब हम बात करें इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या क्या, तो इसमें सबसे बड़ी इसकी ताकत है इसकी निष्पक्ष कहानी। यहाँ पर ओशो एक धार्मिक गुरु थे, इस बात को भुलाया गया, क्योंकि अगर धर्म पर हम जकड़ जाएंगे तो फिर आप हम सही बात नहीं बता पाएंगे। यहाँ ओशो की धार्मिकता को भी दिखाया गया, उनके स्वतंत्रता को भी दिखाया गया, उनके खुलेपन को भी दिखाया गया, लेकिन उनके अनुयायियों द्वारा जो गलतियाँ की गई हैं उस पर भी बारीकी से विचार किया गया है। तो फिर हम देखते हैं कि ये बढ़ती हुई शक्ति की भी कहानी है और घटते हुए सूरज की भी कहानी है। अर्थात इसमें कहानी में बहुत ही निष्पक्ष और संतुलन बनाया गया है। फिल्मकार ने दोनों पक्षों को सुना है, अर्थात डॉक्यूमेंट्री बनाते समय उनके अनुयायियों की भी बात सुनी गई और उनके विरोधियों की बात भी सुनी गई है। तो इसको हम ये नहीं मान सकते अनुयायियों की कहानी है, बल्कि वो हमारे समाज में जो घटित हो रहा है, तो उन घटनाओं और संघर्ष की कहानी है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इतना बढ़ सकता है, उसके बाद में वो शून्य पर भी आ सकता है। लेकिन फिर वही एक प्रश्न छूट जाता है कि क्या आध्यात्मिक गुरु रहना ही ओशो को काफ़ी था या फिर उन्हें सत्ता में भाग लेना चाहिए था। ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, किसी के पास में इसका सटीक जवाब नहीं है। फिल्म में दिखाया तो सब कुछ गया है, लेकिन हम वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि ओशो का कदम अर्थात रजनीशपुरम का बसाया जाना कितना उचित था, कितना अनुचित था। फिर शीला के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप कितना उचित था, कितना अनुचित था। ये अभी भी एक प्रश्न है और आगे भी प्रश्न रहेगा। लेकिन हम इससे सीख क्या सकते हैं? हमारी ज़िंदगी है साहब। हम ओशो को पढ़ने के बाद, ओशो को जानने के बाद आखिर हमें क्या मिलेगा?
हम क्यों ओशो को माने, क्यों जाने, क्यों पढ़ें, क्यों ये डॉक्यूमेंट्री देखें? इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिलेगा कब? जब आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता और सत्ता का संगम है, लेकिन इसके परिणाम कितने खतरनाक होते हैं। जब एक धर्मगुरु एक राजनेता बनना चाहेगा तो उसके परिणाम खतरनाक भी हो सकते हैं। क्यों? कि नियत साफ होना बहुत जरूरी था। ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है हमें कि उसकी जो भी आंदोलन है, चाहे वो नगर बसाने को, चाहे राज करने को, उसके पीछे आपकी नियत साफ होनी चाहिए। अब ओशो ने विश्वास शीला पर किया। शीला ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, जो कि क्षम्य नहीं है। अर्थात जब हमारे पास पैसा और लोग आते हैं तो हमारे विचार इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? आखिर हम क्यों नहीं अपनी उस सफलता को बर्दाश्त कर पाते हैं जो हमें लोगों द्वारा मिली है? फिर हम क्यों लोगों को ही मिटाना चाहते हैं? क्या ज़रूरत थी आतंकवादी हमले की? ये सब हमें ये फिल्म सिखाती है। उसके बाद में हमें अभी भी आवश्यकता है कि हर आंदोलन में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। हमें हमेशा उसके प्रभाव और उद्देश्यों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। क्यों ओशो के जीवन का संदेश था कि आप अंधभक्ति से बचें, और यहाँ अंधभक्ति की पूरी पटकथा लिखी जा रही थी। इसलिए हमारा स्वयं का विवेक, हमारी स्वयं की जो है सोचने की शक्ति, और हमें इन पे विचार करके ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर जब अंतिम वर्ष होता है ओशो का, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री एक सिर्फ कहानी नहीं है, एक चेतावनी है हम लोगों को कि हम किस प्रकार से किसी भी धर्मगुरु या किसी भी नेता के उद्देश्यों को समझने में असफल हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या होगा। हमें ये समझने में मदद करनी चाहिए उन लोगों के भी जो बिना जाने समझे किसी के पीछे चलते हैं, किसी के अनुयायी बन जाते हैं। तो ओशो की कहानी भी आपको इसमें मिलेगी, और उस समाज का निर्माण भी मिलेगा कि जो कि बहुत ही जल्द विश्वास करता है उन बातों पर जिनको समझने के लिए उसने बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अर्थात अंधभक्ति को छोड़ करके भी अंधभक्त बनना भी एक अंधभक्ति है। तो ओशो धार्मिक गुरु थे, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ओशो एक संपूर्ण व्यक्ति थे। सिर्फ ये जो गलती हुई थी वो शीला की वजह से हुई थी। शीला का गायब होना, उनसे अलग होना, और फिर मृत्यु भी ओशो की एक रहस्यमय तरीके से हुई। अगर उनकी जो जानकारियाँ इकट्ठी की जाएँ तो उसमें भी आप बहुत से विवाद निकल के आते हैं। लेकिन फिर हम एक बार फिर कहेंगे कि हमें किसी भी विचारधारा के पीछे चलने से पहले, किसी भी आंदोलन में जाने से पहले पूर्णतः सोच विचार कर लेना चाहिए कि इसका भविष्य क्या हो सकता है और मानवता पर इसका क्या असर होगा। तो साथियों, ये थी डॉक्यूमेंट्री। आपने देखी ना हो तो आप इसे ज़रूर देखें। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य जानकारियों के लिए, अन्य घटनाओं के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।